केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहा करता था। मोहन गांव के लोगों की गायों को जंगल में चराने का काम किया करता था। एक दिन मोहन सुबह के समय सभी गाय को चराने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसकी बूढ़ी दादी उससे बोली, मोहन, कल दोपहर में साहूकार घर पर आया था और वो तुम्हें काफी बुरा भला भी बोल रहा था। अच्छा, क्या कह रहा था दादी? बोल रहा था कि अगर तुमने उसका कर्ज नहीं लौटाया तो वो हमसे हमारा घर छीन लेगा। मेरी समझ में नहीं आता मोहन कि आखिर तुम्हारे ऊपर साहूकार का क्या कर्ज निकल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दादी, वो तो बस ऐसे ही बोलता रहता है। पता नहीं उसका दिमाग खराब है क्या है। मैं मिल लूंगा उससे दादी, आप चिंता मत करो। नहीं मोहन, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। 10 दिन से साहूकार तुम्हारी पीठ पीछे इस घर में कई चक्कर लगा चुका है। मुझसे कोई बात मत छुपाओ। अपनी दादी की बात सुनकर मोहन उदास होता हुआ दादी की ओर देखकर बोला, अब क्या बताऊं दादी, पिताजी जब बीमार थे तब मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी धन नहीं था। मैं सहायता मांगने के लिए साहूकार के पास गया और साहूकार ने धन देने के बदले में ये घर अपने पास गिरवी रख लिया। अब मुझे लगा था कि पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे और फिर मैं और पिताजी अपने खेत में मेहनत करके साहूकार का सारा कर्जा चुका देंगे। मगर दादी, आपको तो पता है, पिताजी की बीमारी बढ़ती गई। पिताजी का इलाज कराते 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 मुझे खेत बेचना पड़ा और अंत में पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। मोहन की बात सुनकर मोहन की बूढ़ी दादी की आंखों में आंसू आ गए। चिंता मत कर मोहन, भगवान इंसान को दुख केवल उसकी परीक्षा लेने के लिए देता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। अपनी दादी की बात सुनकर मोहन गायों को लेकर जंगल की ओर चल दिया। मोहन कुछ दूर चला ही था कि तभी रास्ते में उसे साहूकार मिल गया। साहूकार मोहन को देखकर क्रोधित होते हुए बोला, ए मोहन बा, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, कहाँ रहे हो? अरे कहीं नहीं भागा जा रहा, यहीं हूँ, यहीं, ये देखो आपके सामने हूँ। पीठ पीछे मेरे घर आने की क्या जरूरत थी आपको, बताइए? दादी को मुझ पर शक हो गया ना। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपसे जरूर कोई ना कोई कर्जा लिया होगा, तभी तो आप मेरे घर पे आके ये कह रहे हो कि ये घर मेरा है, मैं ले लूंगा। अरे क्या जरूरत थी ऐसा कुछ करने की? अब आखिरकार मुझे अपनी दादी को सब सच्चाई बतानी पड़ी, जबकि मैं उन्हें सच्चाई बताकर दुख नहीं देना चाहता था। आपकी वजह से मुझे उन्हें बताना पड़ा। मेरी वजह से बताना पड़ा? ए भैया, एक न एक दिन तो सच्चाई का पता चलना ही था। और वैसे भी तुम्हारा घर मेरे पास गिरवी रखा है, ये बात सारा गांव जानता है। और जब बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगा ना, तब तो ये बात गांव तो क्या पूरे राज्य को पता चल जाएगी। बात करता है कि मेरी वजह से है? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए। गलती हो गई मुझसे, आपकी वजह से नहीं, मेरी ही गलती थी वो। मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका कर्जा जरूर चुका दूंगा। थोड़ा समझिए ना, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, थोड़ी सी। सब चुका दूंगा, मोहलत चाहिए? कहाँ से चुकाएगा रे, बोल? अरे तेरा खेत तो कब का बिक चुका है, तेरे पास कोई ढंग का काम काज तो है नहीं। अरे तुम गांव के लोगों की गायों को चरा चरा कर तो अपना और अपनी दादी का पेट ही बड़ी मुश्किल से भरते हो, और उसमें भी तुम्हें कभी कभी भूखा रहना पड़ता है। ना तो तुम्हारे पास ढंग के लिए खाना है, न पहनने के लिए कपड़ा है, भूखे तो तुम रहते हो। कहाँ से चुकाएगा मेरा कर्जा, बोल? कहाँ से चुकाएगा? मैं कहीं से भी चुकाऊंगा, लेकिन आपका कर्जा बहुत जल्दी चुका दूंगा साहूकार जी, बहुत जल्दी चुका दूंगा। बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए, थोड़ी सी मोहलत। ए मोहन, सीधी बात यह है कि मोहलत देते देते मैं अब थक चुका हूँ, अब और मोहलत नहीं दे सकता। अरे तुमने अपने पिता की बीमारी के लिए जो कर्जा लिया था, या तो वो मुझे वापस कर दो, नहीं तो इज्जत के साथ भैया अपना घर अपनी दादी के साथ में खाली कर दो, चले जाओ।
बात खत्म हो जाएगी। अरे मुझे थोड़े ना किसी ने काटा है कि मैं तुम्हारे घर पहुंचूं, तुमसे पैसा मांगूं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सीधी बात है, मजबूरन मुझे तुम्हें धक्के देकर तुम्हारे ही घर से निकालना पड़ेगा, समझे? ऐसा मत कीजिए साहूकार जी, मेरी दादी बूढ़ी है, मैं कहाँ लेकर जाऊंगा उनको? एक ही तो छत का सहारा है मेरा घर, मैं कहाँ लेके जाऊंगा? ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा समय और दे दीजिए, थोड़ा सा समय। मोहन की बातों को सुनकर साहूकार कुछ कुछ सोचने लगे और बोले, ठीक है मोहन, ठीक है, केवल 10 दिनों का समय देता हूँ, ये आखिरी बार है, उसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, समझ गए? इतना बोलकर साहूकार गुस्से से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। मोहन उदास होकर जंगल में सभी गायों को लेकर चला गया और एक पेड़ के नीचे रोता हुआ अपने आप को बोला, साहूकार ने मुझे केवल 10 दिन का समय दिया है, अगर इस 10 दिन में मैं उसका कर्जा नहीं लौटा पाया तो वो मुझसे मेरा घर छीन लेगा। आखिरकार मैं इस 10 दिन के अंदर इतना सारा धन कहां से लेकर आऊं, कहां से उसको दूं? मोहन इतना बोलकर काफी गहरी सोच में डूब गया। देखते ही देखते शाम हो गई। शाम होते ही मोहन अपने घर आ पहुंचा। मोहन ने अपनी दादी को बिल्कुल भी आभास नहीं होने दिया कि साहूकार उसे क्या धमकी देकर गया है। अगले दिन मोहन सुबह के समय सभी गायों को लेकर जाने ही वाला था कि तभी उसकी दादी मोहन से बोली, मोहन, जब तुम जंगल की ओर जाते हो तो मेरे दिल में सदैव अनहोनी और आशंका के बादल मंडराते रहते हैं। ऐसा क्यों दादी? तुमसे कितनी बार कहा है मोहन कि तुम उस जंगल में गायों को चराने मत जाया करो। तुम नहीं जानते उस जंगल की गहराई विचित्र रहस्यों से भरा हुआ है। दादी, मैं आपसे पहले भी तो कह चुका हूँ, अरे मैं जंगल के अंदर वाले हिस्से में नहीं जाता हूँ। इतना बोलकर मोहन अपने घर से बाहर निकल गया और अपने आप से बोला, हाँ, मेरी समझ में नहीं आता कि दादी आखिर जंगल के अंदर जाने के लिए मुझे हमेशा मना क्यों करती है। ये क्या चक्कर है? आखिर उस जंगल के गहराइयों में वो कौन सा विचित्र रहस्य है जिसके बारे में बताते हुए दादी की आंखों में मुझे ना खौफ के साए मंडराते हुए दिखाई देते हैं। मोहन यही बड़बड़ाता हुआ जंगल की ओर चल दिया, मगर मोहन नहीं जानता था कि उसके ठीक पीछे उसके ही गांव का एक बलिया नाम का व्यक्ति उसकी इन सारी बातों को सुन रहा था। मोहन के जाते ही बलिया अपने आप से बोला, जंगल के अंदर एक विचित्र रहस्य, ओह, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, मुझे गांव के लोगों से इसके बारे में पता करना चाहिए। बलिया तुरंत गांव के मुखिया के पास पहुंच गया और उससे बोला, अरे राम राम मुखिया जी, राम राम। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए, हमारे गांव के नजदीक जो जंगल पड़ता है ना, हाँ हाँ, वो घना वाला जंगल, उस जंगल के अंदर ऐसा कौन सा रहस्य है? बलिया की बात सुनकर मुखिया की आंखों में डर झलकने लगा। मुखिया डरते हुए बलिया से बोला, बलिया बेटा, आज तो तुमने ये बात कर ली है, आइंदा मत करना। और सुनो, जंगल के अंदर तो जाने की सोचना भी नहीं, ठीक है? चलो भैया, राम राम। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। तो आखिर ऐसा है क्या उस जंगल में? हाँ, अब तो मुझे गांव के और लोगों से भी पूछताछ करनी चाहिए। बलिया शाम तक गांव के लोगों से जंगल के बारे में पूछता रहा, मगर कोई भी जंगल के बारे में सुनता तो बुरी तरह से डर जाता। थक हार कर बलिया क्रोधित होकर अपने आप से बोला, हाँ, अरे मेरे गांव वाले तो बड़े ही डरपोक निकले। अरे ऐसा क्या है उस जंगल में, जंगल जंगल जंगल, कि कोई मुझे उसके बारे में बताने तक को और बात करने तक को तैयार नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद जाकर पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार क्या रहस्य है। बलिया के मन के अंदर
जंगल के रहस्य जानने की उत्सुकता जन्म ले उठी थी। बलिया उस जंगल की ओर चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, मगर बलिया उस दिन के बाद जंगल से वापस नहीं लौटा। बलिया के गायब होने के बाद गांव में भय का माहौल कायम हो गया। ये देखकर मुखिया एक व्यक्ति से बोला, अरे कुछ दिनों पहले तो बलिया मुझसे जंगल के बारे में पूछताछ ही कर रहा था। मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया, मैंने साफ साफ मना कर दिया और मैंने ये भी कहा कि बेटा किसी से पूछना नहीं। मुझे पक्का लग रहा है कि बलिया उस जंगल के अंदर ही चला गया होगा। हाँ। मुखिया की बात सुनकर एक व्यक्ति डरते हुए मुखिया से बोला, अरे बलिया मुझसे भी उस जंगल के बारे में पूछताछ कर रहा था। मैंने उससे कहा था कि बेटा उस जंगल में आज तक जो भी गया है वापस नहीं आया है। मुझे लगता है कि पक्का बलिया वहीं गया है और अब कभी वापस नहीं आएगा बेचारा। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। तभी वहां पर 2 अजनबी आ पहुंचे। उनमें से एक अजनबी व्यक्ति जो देखने में बहुत धनवान नजर आता था और उसने बहुत कीमती वस्त्र भी पहन रखे थे। मुखिया उसकी ओर देखकर बोला, आप दोनों कौन हैं? और आप दोनों मेरे गांव के तो नहीं लगते। नमस्ते नमस्ते। देखिए महाराज, मैं नारायण नगर राज्य का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेठ चरणदास है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ तक आया हूँ, आपके गांव। अच्छा, तो कहिए क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? सुना है कि आपके गांव के करीब में एक जंगल है। कहते हैं कि वो जंगल बड़ा ही रहस्यमयी जंगल है। बस मुझे उसी जंगल के बारे में कुछ जानना है। चरणदास की बात सुनकर मुखिया डरते हुए सेठ चरणदास से बोला, देखो भाई सेठ चरणदास जी, मेरी सलाह मानो तो आप उल्टे पांव अपने गांव ही लौट जाओ। हाँ, अरे उस जंगल के बारे में मैं तो क्या, अरे आपको इस गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं बताएगा। चलो भैया मैं चलता हूँ, राम राम। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। सेठ चरणदास गांव वालों से उस जंगल के बारे में पूछताछ करने लगा, मगर कोई भी गांववासी उस जंगल का नाम सुनता तो डर के मारे वहां से भाग जाता। सेठ परेशान होकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने नौकर बलराम से बोला, अरे रे रे रे, इस गांव का तो कोई भी व्यक्ति उस जंगल के बारे में ससुरा बातचीत करने तक को तैयार नहीं है। अब क्या करें? चरणदास ने इतना कहा ही था कि तभी एक व्यक्ति वहां आकर बोला, मैं आपको जंगल के बारे में बता सकता है, लेकिन आपको इसके बदले में मुझे बहुत सारा धन देना पड़ेगा। और हाँ, मेरे अलावा इस गांव में कोई भी व्यक्ति आपको उस जंगल के बारे में नहीं बताएगा। अच्छा, कौन हो भाई तुम? मेरा नाम बिरजू है, बिरजू। चरणदास रुपए की थैली बिरजू को पकड़ाता हुआ बोला, हाँ तो ठीक है, ये लो रुपयों से भरी हुई थैली। अब बताओ भैया, क्या है उस जंगल का रहस्य? बिरजू सेठ चरणदास के कानों में आहिस्ता से कुछ बताने लगा। जैसे जैसे बिरजू बताता जा रहा था, सेठ चरणदास की आंखों में एक अजीब सी चमक आती जा रही थी। कुछ देर बाद फिर चरणदास रहस्यमयी अंदाज से मुस्कुराता हुआ बिरजू से बोला, अरे तुम तो वाकई जंगल का रहस्य जानते हो। जैसा मैंने सुना था वैसा ही है जंगल। सेठ चरणदास अपने नौकर बलराम के साथ वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह कुछ दिन बाद सेठ चरणदास अपने नौकर बलराम के साथ उसी गांव में पहुंचे। सेठ जी, आपने मुझसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? उस दिन इस गांव के व्यक्ति ने आपके कान में उस जंगल का रहस्य बताया। क्या आप मुझे नहीं बताओगे? अरे हाँ हाँ बलराम, क्यों नहीं, इधर आ। देख, उस व्यक्ति ने उस जंगल का बड़ा ही आश्चर्य भरा रहस्य मुझे बताया।
उसने कहा कि उस जंगल में एक गुफा है और उस गुफा के अंदर एक पत्थर रखा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति उस पत्थर को हाथ लगाएगा तो उस पत्थर की रंग बिरंगी किरणें उसके शरीर पर पड़ने लगेंगी और ऐसे में वो व्यक्ति उस पत्थर से जो कुछ मांगेगा उसे मिल जाएगा। हाँ, बस यही रहस्य है, समझा? ये सुनकर बलराम बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, अरे तो सेठ जी, आपको तुरंत वहाँ पर पहुँचना चाहिए, चलिए। लेकिन बलराम, उस व्यक्ति ने मुझे ये भी बताया कि लेकिन हाँ, मेरी एक बात ध्यान रखना सेठ, वहाँ केवल वही मनुष्य जा सकता है जिसका मन एकदम बढ़िया सोने की तरह शुद्ध हो। अगर जिसके मन में जरा सा भी कपट या लालच हुआ तो फिर वो कभी भी उस जंगल से वापस नहीं आ सकता। अरे लोग उस जंगल में अपनी मर्जी से जाते तो है, लेकिन वापस वो जंगल की मर्जी से ही आते हैं। आज तक जो कोई भी उस जंगल में गया है वो वापस लौट कर नहीं आया, और जो भी वापस लौटा है वो पागलों के जैसा हो गया है और किसी को कुछ बताने लायक नहीं रह गया। तो समझे क्या, वो जंगल एक भूल भुलैया है। जो करना वही सोच समझ के करना सेठ जी। वही चबूतरे के समीप वृक्ष के ठीक पीछे मोहन बैठा था और उन दोनों की बातें बड़े ही गौर से सुन रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर मोहन अपने आप से बोला, ओ, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उस जंगल में जाना ही चाहिए। क्या पता वो रंग बिरंगी किरणों से चमकने वाला जादुई पत्थर मुझे मिल जाए। हाँ, वैसे भी केवल 3 दिन का ही समय रह गया है। अगर 3 दिन के अंदर अंदर मैंने साहूकार का कर्जा नहीं लौटाया तो वो तो मुझे और मेरी दादी को मेरे ही घर से धक्के देकर निकाल देगा, और घर से निकलने के बाद तो मरना ही है, और यूं तो जंगल जाके भी मरना है। तो क्यों ना जंगल जाके एक बार कोशिश कर ली जाए, क्या पता किस्मत ही चमक जाए। हाँ। मोहन उसी समय अपने घर वापस लौटा और जल्दबाजी से उसी जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ ही समय में मोहन उस जंगल के अंदर चला गया। मोहन सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार पैदल चलता रहा। मोहन जंगल का दृश्य देखकर बुरी तरह से कांप उठा। मोहन ने देखा कि उस जंगल के अंदर मानव कंकालों का ढेर लगा हुआ था। उन मानव खोपड़ियों को देखकर मोहन डरते हुए अपने आप से बोला, अरे बाप रे, हाँ हाँ, ये लगता है ये तो वही मनुष्य हैं जो इस जंगल के अंदर तो आए मगर वापस ही नहीं जा पाए। हाँ, ये भगवान कितना डरावना है। ये सारे के सारे कंकाल बनकर यहीं पे ढेर हो गए। अरे भागो भाई, भागो। मोहन ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। कुछ देर बाद मानव कंकाल मोहन को नजर आना बंद हो गए और एक बेहद सुंदर जंगल मोहन को नजर आने लगा। चलते चलते मोहन के पैर जवाब दे चुके थे। ओह, अरे मुझे कुछ देर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर लेना चाहिए। उसके बाद मैं उस गुफा को ढूंढता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो गुफा मुझे मिलेगी तो जरूर। ओह, मेरे पैर जवाब दे गए भाई। मोहन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ देर आराम करने के बाद मोहन आगे की ओर बढ़ गया, मगर घूम फिर के मोहन फिर से उसी वृक्ष के पास आ गया। हैं? ये क्या रहस्य है? मैं तो यहीं से चला था और मैं यहीं पे दोबारा आ गया। ये क्या चक्कर है? मोहन फिर आगे की ओर बढ़ गया, मगर काफी देर आगे जाने के बाद मोहन घूम फिरकर उसी वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया। मोहन बुरी तरह से घबराते हुए बोला, अरे इसका मतलब वो व्यक्ति सही कह रहा था। ये जंगल वाकई में भूल भुलैया है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? मैं जहाँ से चलता हूँ वहीं तो वापस आ जाता हूँ। हे भगवान, क्या करूं? हो, लेकिन मुझे प्रयास तो करते रहना होगा, वरना मेरा भी वही हाल होगा।
उन मानवों की तरह जो कंकाल बने वहां पड़े हैं। नहीं 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 नहीं, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। मोहन वहाँ से आगे जाने का बहुत प्रयास करने लगा, मगर घूम फिर के मोहन वहीं पर आकर उसी वृक्ष के पास खड़ा हो जाता। थक हार कर मोहन उस वृक्ष के पास बैठते हुए अपने आप से बोला, अरे भगवान, मैं क्या करूं? लगता है मैं भूल भुलैया में फंस गया हूँ। अरे रे, पता नहीं यहाँ से आगे जा भी पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं? तभी मोहन के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। मैं भी पिछले कुछ दिनों से भूखा प्यासा ऐसे वृक्ष के आसपास ही फंसा हूँ। मोहन ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके पीछे उसके ही गांव का व्यक्ति बलिया उसके पीछे खड़ा हुआ था। मोहन बलिया को जानता था। अरे तुम यहाँ कैसे आए बलिया? बलिया सारी घटना बताते हुए मोहन से बोला, हाँ, जब तुम उस दिन अकेले में बातें कर रहे थे तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। शुरुआत में तो मेरे मन में जंगल का रहस्य जानने की उत्सुकता थी, मगर कुछ समय के बाद वो उत्सुकता लालच में बदल गई। मुझे लगा कि इस जंगल में जरूर कोई खजाना होगा और यहाँ आकर मैं फंस गया। प्यास लगी है। बलिया की बात सुनकर मोहन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, चलो चलो, कम से कम मुझे यहाँ कोई दूसरा इंसान तो दिखाई दिया। अरे एक से भले दो, हमें किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बलिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहन बलिया के साथ फिर से आगे बढ़ गया। वो कुछ ही दूर चला था कि तभी मोहन और बलिया ने अपने आप को एक पथरीले स्थान के पास पाया। मोहन बलिया की ओर देखकर बोला, हैं? अजीब बात है, हम अचानक से इस पथरीले स्थान में कैसे पहुंच गए? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। मोहन, क्या तुम्हें पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं? अरे मुझे तो एक युवक और एक युवती भी दिखाई दे रहे हैं। वो देखो। तभी मोहन के कानों में बांसुरी की सुरीली धुन टकराई। मोहन ने देखा कि उन्हीं चट्टानों के समीप एक सुंदर युवक बांसुरी से मधुर स्वर निकाल रहा था और ठीक उसके सामने एक सुंदर युवती बैठी हुई उसे प्रेम भरी नजरों से निहारे जा रही थी। ये सुंदर दृश्य को देखकर मोहन बलिया से बोला, हाँ, चलो जाकर उस युवक युवती से पूछते हैं कि इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता क्या है। चलो। इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हो क्या? इस जंगल से कोई भी नहीं निकल सकता है। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब ये है कि इस जंगल में कोई अपनी मर्जी से तो आ सकता है, लेकिन वापस इस जंगल की मर्जी से ही जाता है। हाँ। क्या? इसका मतलब क्या तुम दोनों भी हमारे जैसे ही इस जंगल में फंस गए हो? तुम लोगों के जैसे तो नहीं, लेकिन हाँ, फंसे तो हम दोनों भी हैं। दोनों की बातों को सुनकर बलिया और मोहन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी मोहन बोला, देखो, मैं इस जंगल में उस गुफा को तलाशने आया हूँ जिसके अंदर वो चमकने वाला जादुई पत्थर रखा हुआ है। अरे मैंने सुना है कि जो भी उस जादुई पत्थर को स्पर्श करेगा तब उस पत्थर की जादुई किरणें उस पर पड़ने लगती हैं और ऐसे में वो मनुष्य उस जादुई पत्थर से जो कुछ भी मांगेगा उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गुफा इस जंगल में किस तरफ है? मोहन की बात सुनकर वो सुंदर युवक रहस्यमयी अंदाज में बोला, ये जंगल एक भूल भुलैया है। गुफा तुम्हारी आंखों के सामने होगी, मगर फिर भी तुम उसे देख नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल?
मुझे बताओ, अगर तुम्हारे सामने एक ओर सोने का भंडार हो और दूसरी ओर अनाज का भंडार लगा हो, तो तुम दोनों में से क्या लेना पसंद करोगे? बताओ। ये सुनकर बलिया तुरंत उस सुंदर युवक से बोला, जाहिर सी बात है, मैं तो सोने का भंडार ही लेना पसंद करूंगा। मोहन गहरी सोच में डूबता हुआ उस युवक से बोला, लेकिन मैं सोने का भंडार लेना पसंद नहीं करूंगा। मैं अनाज का भंडार लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सोना वो है जो किसी गरीब के पेट की भूख शांत कर दे। मोहन की बात सुनकर सुंदर युवक रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, सच यही है, मनुष्य के पास चाहे कितना भी बड़ा सोने का भंडार क्यों ना हो, उसका पेट केवल अनाज की रोटी से ही भरता है। बहुत बढ़िया। लगता है तुम सच में एक समझदार और दिल के साफ इंसान हो। अगर तुम्हारा इरादा साफ होगा तो तुम उस गुफा तक जरूर पहुंचोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिंदगी एक नदी की धारा के समान है। जो नदी की धारा के साथ बहते हैं तो उनकी जिंदगी आसानी से कट जाती है, और जो धारा के विपरीत जाता है सफलता उसी को मिलती है और इतिहास भी वही रचता है। अब तुम लोग ये तय करो कि धारा के साथ जाना है या धारा के विपरीत। अरे मोहन, ये दोनों क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुझे कुछ समझ में आ रहा है? यार सही बताऊं तो समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है। चलो इन्हीं दोनों से पूछते हैं। मोहन और बलिया इतना बोलकर उनसे पूछने के लिए उनकी ओर देखते हैं तो वो दोनों वहां से गायब हो गए। ये सब देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। भाई मोहन, ये दोनों थे कौन और अचानक से गायब कहाँ हो गए?